जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95%। आज के हमारे इस सोर्स मटेरियल से निकला ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हमारे देश की 95% आबादी में बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी यानी बुनियादी वित्तीय साक्षरता का अभाव है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर पैसे को लेकर हमारी समझ में इतनी बड़ी कमी क्यों है। तो इसका असल में मतलब क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको इन्वेस्ट करना नहीं आता। बात इससे कहीं गहरी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए रोजमर्रा के वित्तीय फैसलों को एक आम इंसान के नजरिए से बिल्कुल अलग ढंग से देखता है, और यही नजरिया साक्षर और असाक्षर के बीच का असली गैप तय करता है। यहीं पर काम आता है हमारा आज का ये विश्लेषण, मानसिकता, गणित और मिथक, पर्सनल फाइनेंस को समझना। हम एक फाइनेंस एक्सपर्ट के एनालिटिकल माइंडसेट को डिकोड करेंगे ताकि कोई भी इंसान मॉडर्न मनी मैनेजमेंट की इस भूल भुलैया को आसानी से समझ सके। फटाफट इस विश्लेषण का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे सीए माइंडसेट से, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझेंगे, उसके बाद स्मार्ट लोन्स और रियल एस्टेट, फिर इंश्योरेंस के जाल पर बात करेंगे और आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम के मिथक को एनालाइज करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं। 1 पॉइंट, सीए की मानसिकता। सोर्स मटेरियल के मुताबिक फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब कोई भारी भरकम बैलेंस शीट पढ़ना नहीं है। इसका असली मतलब है रोजमर्रा के फैसलों में छुपी हुई असली लागत और मौकों को पहचानना। इसे समझाने के लिए एक टूटे हुए कैलकुलेटर का बड़ा ही दिलचस्प और डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए, आमतौर पर अगर 250 रुपए का कैलकुलेटर टूट जाए तो हम सोचते हैं अरे यार 250 रुपए का नुकसान हो गया, राइट? लेकिन एक एनालिटिकल दिमाग इसे कैसे देखता है? वो सोचेगा 250 का तो नुकसान हुआ ही, प्लस अब काम चलाने के लिए 250 का एक नया भी खरीदना पड़ेगा, यानी सीधा सीधा 500 रुपए का डेंट। ये वो संचयी प्रभाव है जिसे अक्सर हम पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। खर्चों को कंट्रोल करने का ये रूथलेस माइंडसेट जिंदगी के हर हिस्से में झलकता है। जैसे इसी सोर्स में दिवाली के पटाखों का एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण है। लॉजिक ये है कि जब पड़ोसी हजारों रुपए के महंगे पटाखे जला रहा है तो खुद पैसे क्यों फूकने? आराम से अपनी बालकनी में खड़े होकर उस फ्री के नज़ारे का मजा लीजिए ना। बेसिकली ये हर संभव जगह से फालतू खर्च बचाने का एक तरीका है। चलिए अब अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2 पॉइंट, पैसे का समय मूल्य। देखते हैं कि ये माइंडसेट डेली लाइफ के मैथ्स में कैसे काम करता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें शायद स्कूल में ही सिखा दिया जाना चाहिए था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सच कहूं तो आज आपकी जेब में रखा 100 रुपए का नोट कल के 100 रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। पैसे की खरीदारी करने की ताकत वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। अब इसे रियल लाइफ डिसीजन में कैसे अप्लाई करें? मान लीजिए आपको कार खरीदनी है। अगर आपके पास कैश है, फिर भी क्या पूरा कैश देना समझदारी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप उस लंपसम कैश को किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपको कार लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो, तो मैथमेटिकली लोन लेना ही कहीं ज्यादा सुपीरियर चॉइस है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, समझदारी वाले लोन और रियल एस्टेट। जब हम इसी लॉजिक को घर खरीदने या किराए पर रहने की बहस में डालते हैं तो पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि घर खरीदने से पहले पूरी रकम बचा लेनी चाहिए, लेकिन ये स्लाइड इस पुराने मिथक को पूरी तरह तोड़ देती है। अगर आप 1 करोड़ रुपए कैश बचाने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा और 10 साल बाद महंगाई की वजह से उस घर की कीमत शायद 10 करोड़ हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आज लोन लेते हैं तो आपकी लोन की रकम तो फिक्स रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। इस तरह से लोन महंगाई से लड़ने का एक बड़ा हथियार बन जाता है। बस एक थंब रूल हमेशा याद रखना है, आपकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही क्रूशल है। 4 पॉइंट, इंश्योरेंस का जाल। देखते हैं कि कैसे आम जनता को इन प्रोडक्ट्स में उलझाया जाता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत से लोग फंसते हैं। सोर्स बहुत ही स्ट्रांगली इस बात का विरोध करता है कि लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स किया जाए। देखिए, एक प्योर टर्म इंश्योरेंस में आपको बहुत कम प्रीमियम पर 1 करोड़ तक का बड़ा लाइफ कवर मिल जाता है, लेकिन वहीं अगर आप कोई मिक्स्ड या मनी बैक प्लान लेते हैं तो उसी पैसे में कवर मिलेगा सिर्फ 5 लाख का, और जो थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता है ना, वो तो एक आम बैंक एफडी को भी बीट नहीं कर पाता। तो यहाँ से सबसे क्लियर टेक अवे ये है,
अपनी फाइनेंशियल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को एकदम अलग अलग रखें। प्रोटेक्शन के लिए प्योर टर्म प्लान लीजिए और एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स जैसे अलग रास्तों का इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर चलते हैं। 5 पॉइंट फाइनेंशियल फ्रीडम का मिथक। आजकल फाइनेंशियल फ्रीडम का बड़ा हल्ला है, लेकिन ये सोर्स इस बड़े से बज़वर्ड पर एक सॉलिड फिलॉसॉफिकल प्रहार करता है। कोट कहता है, जब तक इच्छाएं बाकी हैं, कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि 40 की उम्र तक फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेने का विचार असल में एक बहुत ही स्ट्रेसफुल इल्यूजन है, क्योंकि इंसान की इच्छाएं और जीवन की अनिश्चितताएं कभी खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, जो देश के सबसे अमीर अरबपति हैं या जो टॉप के एक्टर्स हैं, क्या वो काम करना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए सिर्फ समुद्र के किनारे पड़े रहना काफी नहीं है। जल्दी रिटायर होने से अक्सर जिंदगी में खालीपन आ जाता है। इसलिए हमारा फोकस एब्सोल्यूट फ्रीडम पर नहीं, बल्कि फाइनेंशियल ईज यानी वित्तीय सहजता पर होना चाहिए। आपका पर्पस आपकी उम्र से कहीं बड़ा होना चाहिए। यहाँ सोर्स एक बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट भी रखता है। वो प्रमुख उद्योगपतियों का बचाव करते हुए कहते हैं कि ये लोग असल में हमारी इकोनॉमी को बिल्ड करने वाले और नौकरियां पैदा करने वाले लोग हैं। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के बारे में भी ये साफ किया गया है कि इनका अपना एक बहुत ही सख्त एथिकल स्टैंडर्ड है, जो किसी भी गलत काम करने वाले को तुरंत डिसिप्लिन करता है। ये सवाल हमें इस पूरे विश्लेषण के एक बहुत ही क्रूशल क्लोजिंग थॉट पर ले आता है, क्योंकि अंततः इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इन विश्लेषणात्मक आदतों को अपने हर एक लेन देन में अप्लाई ना करें। बिना एप्लीकेशन के नॉलेज बिल्कुल बेकार है। फाइनेंशियल लिटरेसी को एक डेली हैबिट बनाना होगा। तो असली सवाल ये है, क्या आज से रोजमर्रा के खर्चों को देखने का नजरिया बदलने वाला